हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संतत्य तथा अवकलनीयता की बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 5.1। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुल 12 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था और उसी के आगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13वां स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 10वां या फिर 11वां और 12वां दोनों ही हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। 11वां और 12वां दोनों ही बिल्कुल इसी पैटर्न पर हैं जैसा कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 13वां है। ठीक है, तो अगर बाय द वे आपने 11वां और 12वां प्रश्न कंप्लीट नहीं किया है तो इसको आप एक बार कंप्लीट कर लें। 13वें प्रश्न को निश्चित रूप से आप ये पीछे के दोनों प्रश्न आप कंप्लीट कर पाओगे बिल्कुल एकदम से। तो हमने यहाँ पर ये इसलिए लिया बच्चों, ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। तो कहता है कि क्या f(x) x+5 यदि x का मान छोटा है अथवा बराबर है 1 से, और ये f(x) बराबर x - 5 है यदि x का मान 1 से बड़ा है, द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है। ये हमें बताना है। क्या संतत है ये बताना है। देखो बच्चों, यहां पर कोई बिंदु नहीं जब दिया जाता है कि किस बिंदु पर हमें संततता चेक करनी है, कंटिन्यूटी किस बिंदु पर चेक करनी है, अगर ऐसा ना दिया जाए तो पूरे प्रांत को हम चेक करते हैं कि किन किन बिंदुओं पर फलन हमारा संतत है और कहां कहां पर असंतत है। तो बच्चों, पहले तो ये दिया गया है कि भाई x बराबर 1 है, तो पहले हम x बराबर 1 पर कर लेते हैं। क्या करेंगे, x बराबर 1 पर पहले करेंगे, और फिर x बराबर 1 से पहले वाले बिंदुओं पर करेंगे, x बराबर 1 से आगे वाले बिंदुओं पर करेंगे। मतलब x बराबर 1 से पहले का मतलब इधर पूरा, x बराबर 1 से आगे मतलब इधर पूरा। तो हमें पूरे प्रांत को चेक करना है, मतलब पूरे रियल नंबर को चेक करना है, ऐसे समझो। ठीक है, तो पहले हम करेंगे x बराबर 1 पर, यहां पर लिखेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 पर ये जो f(x) है कितना हो जाएगा बच्चों, देख रहे हो, x बराबर 1 पर f(x) बराबर है x+5। ठीक है, x बराबर 1 पर f(x) बराबर क्या है, फलन का मान क्या है, x+5 है। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो, अगर x का मान 1 रख दिया जाए तो f(1) बराबर 1+5 मतलब ये हो जाएगा 6। x बराबर 1 पर फलन का मान 6 हो गया। अब हम यहीं पर LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, शायद मेरे ख्याल से इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा या फिर इंट्रोडक्शन भी देखा होगा, तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। क्या करते हैं हम यहाँ पर x टेंड्स टू 1 लिखते हैं और यहाँ माइनस सिंबल लगाते हैं। ठीक है, लेफ्ट की तरफ से निकाल रहे हैं, तो x टेंड्स टू 1 कहां पर, 1 पर, इसलिए हम लिखते हैं x टेंड्स टू 1, यहाँ माइनस सिंबल लिखते हैं f(x) बराबर में यहाँ लिखेंगे लिमिट। अब देखो यहां से हम बदल देते हैं इस प्रकार से, लेफ्ट के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर 1 - h है। क्या मान लेते हैं, x बराबर 1 - h। और यहां से देख सकते हो x टेंड्स टू 1 लिखा है। यदि यहां पर ऐसा लिखा है कि x टेंड्स टू 1, तो बच्चों बता सकते हो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ध्यान दें, x का मान अगर 1 लिख दिया जाए तो 1 में से 1 घटेगा 0, मतलब h का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। मतलब x टेंड्स टू 1 को हम h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं और f(x) x बराबर 1 - h रख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर x का मान कहां पर रखना है बच्चों, यहां पर 1 - h कहां पर रखना है, जहां x का मान 1 से कम है। तो बच्चों यहां ये फलन में रखना है, x के जगह पर लिखना है 1 - h और +5, ये हमारा ज्यों करते हैं। ठीक है, 1 - h +5 ज्यों करते हूं और लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां से x का मान हमने रख दिया 1 - h और +5, ये हमारा ज्यों करते हूं। अब यहाँ लिमिट ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या करते हैं, लिमिट लेने से इसको नहीं लिखते हैं, तो 1 - h का मान 0 लिखें, +5 मतलब ये हो गया 5 और 1 6। अब इसी बिंदु पर हम RHL निकालेंगे। RHL लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ से एक स्टेप वही पुराना वाला, x टेंड्स टू 1 प्लस का निशान लगाते हैं और इसके बाद में यहाँ h टेंड्स टू 0 लिख लेते हैं। ठीक है कि नहीं, h टेंड्स टू 0 और x को क्या लिखते हैं 1 + h, यहाँ लिख दिया करो आप, माना x बराबर क्या लिख दे, x बराबर 1 + h। अब यहां से h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x का मान 1 की ओर अग्रसर है तो h का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब यहां पर आते हैं, देखो यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और फिर इसके बाद में 1 + h कहां रखना है,
h का मान, यहां पर देखो x का मान 1 से अधिक है, तो x का मान 1 से अधिक है बच्चों, यहां पर रखना है। ठीक है, x के जगह पर लिखना है 1 प्लस h माइनस 5, हमारा ज्यों का त्यों। h बराबर 0 लिखना है तो 1 प्लस 0 माइनस 5, तो यहां से बच्चों यहां से -4 दिखाई दे रहा है। राइट हैंड लिमिट -4 है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है, मतलब बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन हमारा संतत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों। ठीक है, तो आपको यहां ऐसा लिखना है, चूंकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर fx संतत नहीं है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपका संतत नहीं है। कहां पर नहीं है संतत? x बराबर 1 पर संतत नहीं है, या इसको लिखना है असंतत है, एक ही बात है। ठीक है, असंतत है ऐसा लिख देना है। संतत नहीं है या असंतत है, एक ही बात है। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि भाई x बराबर 1 पर फलन हमारा संतत नहीं है। अब x बराबर 1 से पीछे वाले बिंदुओं को चेक करेंगे, x बराबर 1 के आगे वाले बिंदुओं को चेक करेंगे। अब वहां भी देखेंगे भाई संतत कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो यहां पर क्या लिखते हैं, अब इधर पीछे साइड पर जाएंगे, तो इसका मतलब हमें ये लिखना है कि मान लेते हैं x बराबर c, जबकि c का मान क्या है? 1 से छोटा है। हम इधर की साइड चेक कर रहे हैं। c मतलब रियल नंबर कोई हमने मान लिया है c, और वो क्या है? c है कितना? 1 से छोटा है। ठीक है, तो x बराबर 1 से छोटे ऊपर चेक कर लेते हैं भाई। तो यहां पर हम f ऑफ x की वैल्यू बताओ, छोटा कहां है? x का मान 1 से छोटा है, तो फलन तो हमारा ये है x प्लस 5। अब x का मान यहां c लिख दें तो एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, और यहां से इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x बराबर यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स बराबर हम लिखेंगे x प्लस 5, और x का मान c लिखेंगे तो c प्लस 5 हो जाएगा। यहां से देखो बच्चों LHL और RHL दोनों ना निकालो, केवल लिमिट निकाल दो। तो लिमिट की वैल्यू और फलन की वैल्यू देखो बराबर बराबर निकल रही कि नहीं? तो इसका मतलब सीधा है कि भाई लिमिट की वैल्यू और फलन की वैल्यू समान है। तो आपको लिखना है, चूंकि x बराबर c पर, जो कि 1 से कम है, पर एफ सी का मान काहे के बराबर है? लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स के बराबर है। तो अतः आपको लिखना है फलन कैसा है? संतत है। ठीक है, क्या लिखना है? अतः x बराबर c, जबकि c का मान 1 से छोटा है, पर एफ एक्स संतत है, ये लिख लेना है। ठीक है, तो यहां तो बच्चों संतत निकल के आया, इधर वाले सभी बिंदुओं पर संतत हो गया। जो x से छोटे बिंदु थे वहां पर हमने चेक किया तो सभी बिंदुओं पर क्या हो गया? संतत हो गया। अब आगे वाले बिंदुओं को भी चेक कर लेते हैं। x बराबर यहां से लिख दें c, और c का मान क्या है? 1 से बड़ा है, तो x बराबर c और c बराबर क्या है? 1 से बड़ा है। तब यहां से फलन कौन सा लेना है? देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या लेनी है? यहां से x का मान 1 से बड़ा है, तो एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स बराबर क्या लेना है? x माइनस 5 रखना है। ठीक है, यहां से एफ सी का मान निकालो, कितना हो जाएगा? c माइनस 5। तो x बराबर c पर फलन का मान आ गया c माइनस 5, जबकि उसके लिमिट का मान निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x बराबर क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे? x माइनस 5, ये वाला फलन आपको लिखना है। ठीक है, अब x का मान यहाँ c लिख देते हैं। जब x का मान यहाँ c लिख देंगे तो ये c माइनस 5 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो लिमिट की वैल्यू और फलन की वैल्यू जो बराबर बराबर आ गई है। इसका मतलब यहाँ पर x का मान जब c है और c का मान 1 से बड़ा है, पर भी फलन हमारा क्या है? संतत है। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही लिखना है, क्योंकि एफ सी बराबर है लिमिट x टेंडिंग टू c एफ ऑफ x, अतः x बराबर c, जबकि c का मान 1 से बड़ा है, पर फलन हमारा क्या है? संतत है। फलन संतत है, ये आपको लिख देना है। अब बच्चों आपने देखा कि भाई केवल और केवल एक बिंदु है x बराबर 1 जिस पर फलन हमारा संतत नहीं है, बाकी सब जगह पर संतत है ना? तो यही तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या फलन ये द्वारा परिभाषित फलन संतत है? तो आपको कहना है कि x बराबर 1 पर नहीं है, बाकी तो सब पर संतत है। तो यहां पर ऐसे लिखना है, क्या लिखना है? यहां पर ये लिखना है x बराबर सभी रियल नंबर जिसमें से केवल एक हटा दो। ठीक, 1 पर संतत नहीं है। x बराबर सभी रियल नंबर पर एफ एक्स संतत है, ये आपको लिखना है। ठीक है, संतत है।
केवल एक पर नहीं है, तो एक इसमें से कम कर दो। सभी रियल नंबर हमने चेक कर लिए, सभी रियल नंबर पर आपका फलन संतत है, केवल x का मान एक पर संतत नहीं है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि हमने बताया कि इसी पैटर्न पे आपका 11वां और 12वां प्रश्न है। ठीक है, जो कि हमने आपको होमवर्क में दिया था। बाय द वे अगर आपने नहीं किया है तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, और फिर भी अगर नहीं आता है तो घबराने का काम नहीं है। कमेंट सेक्शन किस लिए है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। और इसके बाद आगे कुछ और 3 प्रश्न है, बिल्कुल एकदम सिमिलर हैं, तो इनको हम रब कर देते हैं। और आगे आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 14वां, 15वां, 16वां, जो कि बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको आगे बढ़ना है। देखो यहां पर थोड़ा सा बदला हुआ पैटर्न है, अगले वाले प्रश्नों का थोड़ा सा बदला हुआ पैटर्न है, लेकिन तीनों प्रश्न बिल्कुल सिमिलर एक जैसे हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं भाई कौन कौन से वो प्रश्न हैं। तो बच्चों ये हैं आपके आगे के 3 प्रश्न, 14वां, 15वां और 16वां। तीनों प्रश्नों में आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम शकल शेप भी एक जैसी है ना, बिल्कुल एक जैसे तीनों प्रश्न हैं। अगर आप एक प्रश्न हल कर रहे हो तो निश्चित रूप से तीनों आप कर सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पर पहले 14वां प्रश्न करेंगे। ये 14वें प्रश्न का हल यहाँ पर देख लें, तो मेरे ख्याल से 14वां यदि हमने कर दिया तो हो सकता है आप कहने लगोगे भाई 15, 16 हम कर सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर fx बराबर फलन दिया गया है 3 यदि x का मान 0 से 1 तक है। यदि x का मान 0 से 1 तक है तो fx बराबर 3 दिया गया है। फलन हमें fx बराबर 3 दिया गया है। और यदि x का मान 1 से आगे और 3 से पीछे, मतलब 1 और 3 के बीच में है, तो यहाँ पर fx बराबर 4 फलन दिया गया है। और यदि x का मान 3 से 10 तक है, मतलब 3 से आगे कहां तक? 10 तक। 3 से 10 तक अगर है तो fx बराबर फलन लेना है fx बराबर 5। तो बच्चों यहां से हम क्या करेंगे? हमने जैसा कि बताया कि यहां पर कोई हमें बिंदु स्पेशलाइज तो दिया नहीं गया कि भाई इस बिंदु पर संततता चेक करिए। तो हमें क्या करना है? यहां पर हमें x बराबर 1 पर पहले चेक कर लेना है, x बराबर 3 पर चेक कर लेना है, फिर x बराबर 1 से पीछे, x बराबर 1 से आगे, x बराबर 3 से पीछे, x बराबर 3 से आगे, मतलब पूरे रियल नंबर को हमें चेक करना है कि कहां पर हमारा संतत है, कहां पर असंतत है। तो वही काम यहां पर देखो करना है। x बराबर पहले 1 लिखें, x बराबर 1 पर फलन कौन सा लेना है? फलन कौन सा लेना है? देखो x बराबर 1 पर फलन हमारा ये है fx बराबर 3। ठीक है, और यहीं पर हमें LHL निकालना है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो LHL या RHL जो भी निकालोगे उसमें मेरे ख्याल से 0 + h और 0 - h रखने की शायद अब जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हो? देखो ध्यान दें, LHL बराबर यहां पर लिख दें लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां पर माइनस का सिंबल लगा दें, fx लिख लें, और बराबर में लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां से fx की वैल्यू कितनी लिखनी है? देखो fx की वैल्यू x बराबर 1 पर ये है, देखो fx बराबर 3 लिखना है। तो बच्चों यहां पर अगर हम ये कहें कि x का मान 1 - h से रिमूव करा दो, तो भाई यहां पर x है ही नहीं, तो रिमूव कराने का कोई मतलब नहीं है। यहां पर सीधा सीधा अगर लिमिट लिया जाए, x का मान 1 लिख दिया जाए, तो यहां से बच्चों LHL की वैल्यू 3 हमें मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 3। ठीक है, इसके बाद यहां पर RHL निकालो। RHL बराबर कितना हो जाएगा? RHL बराबर आपको लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस का निशान लगा दो, है ना, RHL है। तो बराबर में लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस का निशान, और fx कौन लेना है? 1 से बड़ा। यहां पर आप देख सकते हो 1 से 3 तक अगर x का मान 1 से 3 के बीच में है तो आपको फलन fx बराबर 4 लेना है। तो fx को क्या लिख देना है? 4। x बराबर 1, यहाँ x है नहीं, तो इसका मतलब ये आपका 4 मिलेगा। ठीक है, तो LHL 3 है, RHL 4 है। बच्चों यहाँ पर x बराबर 1 पर फलन हमारा कैसा हो गया? असंतत हो गया। दोनों यहाँ पर आप देख पा रहे हो x कम, ये LHL और RHL दोनों अलग अलग हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है चूंकि x बराबर 1 पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL LHL और RHL बराबर बराबर नहीं है, अतः आपको यहाँ लिख देना है, अतः x बराबर 1 पर फलन हमारा कैसा है? असंतत है। ये आपको लिख देना है। ठीक है, असंतत है। क्लियर है बच्चों? इतनी बात तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई, यहां तक तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? x बराबर 3 पर भी चेक कर लेते हैं। x बराबर 3 पर भी चेक करेंगे। देखो
यहां पर लिखेंगे x बराबर 3 पर, पहले बताओ x बराबर 3 पर फलन कौन सा हो जाएगा। आप देख पा रहे हो x बराबर 3 पर फलन हमारा बच्चों 5 लिखा हुआ है। कितना है? 5 लिखा है। तो x बराबर 3 पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितनी आ जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हमें लिखनी है लिमिट x टेंड टू 3 लिखना है, माइनस का सिंबल लगाओ और 3 से छोटा मान, जहां x का मान 3 से छोटा है वो वाला फलन लेना है। तो देखो 3 से छोटा है वो फलन कौन सा है बच्चों? 4 है। 3 से आगे 10 तक तो ये वाला फलन है और x का मान 1 से 3 के बीच में है, मतलब 3 से कम और 1 से ज्यादा अगर x का मान है तो फलन हमें fx बराबर 4 लेना है। तो fx का मान यहाँ 4 लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 और यहां पर लिखेंगे 4, इसकी लिमिट रखने पर हमें 4 मिलेगा। बिल्कुल सही है। अब RHL निकालो। RHL बराबर लिमिट x टेंड टू यहां पर 3 प्लस का निशान लगाना है। अब बताओ अब कौन सा लेना है फलन? यहां पर लिख देते हैं लिमिट x टेंड टू 3 प्लस और fx का मान अब कौन सा लेना है? 3 से बड़ा हो। 3 से बड़ा है बच्चों, ये इसको लिखना है 5। 3 से बड़ा 10 के बीच में है ना, 3 और 10 के बीच में है, तो फलन कौन सा लेना है? 5 लेना है। तो आपने देखा कि LHL अलग है, RHL अलग है बच्चों। यहां भी हम कह सकते हैं x बराबर 3 पर फलन हमारा असंतत है, क्योंकि x बराबर 3 पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL लिखना है। LHL RHL बराबर नहीं है, अतः x बराबर 3 पर fx क्या है बच्चों? लिख देते हैं असंतत है। ठीक है, असंतत है, ये आपको लिख देना है। अब बच्चों आपने इतनी बात तो बिल्कुल कंफर्म कर ली कि भाई x बराबर 1 पर भी असंतत है, x बराबर 3 पर भी असंतत है। अब x बराबर 1 से पीछे वाले बिंदुओं को चेक करो, x बराबर 1 से आगे वाले बिंदुओं को चेक करो, तो क्या उस पर भी कोई बिंदु ऐसा मिल रहा है जहां पर संतत या असंतत मिल रहा है? देखो कर लेते हैं। यहां पर हमें आगे क्या करना है? x बराबर कोई बिंदु मान लेना है। यहां से माना x बराबर मान लेते हैं c, और c का मान है कितना? 1 से कम है। ठीक, c का मान x बराबर c क्या है? कोई भी रियल नंबर है और उसमें ये c का मान है कितना? 1 से कम, मतलब पीछे हम चेक करना चाह रहे। ठीक है, पीछे एक के पीछे वाले बिंदुओं को चेक करना चाह रहे कि किसी बिंदु पर संतत या असंतत है या नहीं, क्या है। तो उसके लिए क्या करना है? यहां पर पहले फलन लेना है। 1 से छोटा फलन, देखो x का मान 1 0 और 1 के बीच में है, तो फलन आपको ये लेना है ना। 1 से आगे 3 से पीछे ये लेना है, तो आपको लिखना है यहाँ पर 1 से पीछे वाला, तो आपको यहाँ पर फलन लेना है कौन सा? 3 लेना है। ठीक है, अब फलन की वैल्यू ये है बच्चों, लिमिट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? x टेंड्स टू c लिखो और f ऑफ x बराबर में लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पर देखो फलन की वैल्यू आपको 3 लिख देनी है। अब यहाँ से निश्चित रूप से इसकी वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, c का मान 3 रखना है, x बराबर c लिखना है। x बराबर c, तो x तो है ही नहीं, इसमें केवल 3 आएगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि फलन का मान 3 है, और यहां से देखो ध्यान दें बराबर में यहाँ fc ऐसा लिख सकते हो। x का मान अगर c लिख दें तो fc बराबर कितना निकलेगा? 3। तो fc का मान भी 3 है, उसकी लिमिट का मान भी 3 है। इसका मतलब x बराबर c, जबकि c का मान 1 से छोटा है, पर फलन हमारा क्या है? संतत है। ये लिख देना है आपको। यहां लिखना है चूंकि x बराबर c और c का मान 1 से छोटा है, पर fc बराबर है लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x के बराबर है, अतः फलन हमारा x बराबर c का मान 1 से छोटा है पर संतत है। ये आपको लिख देना है। ठीक है, यहां पर तो संतत है। अब x बराबर 1 के आगे वाला निकालो, तो बच्चों x बराबर 1 के आगे वाला भी बिल्कुल संतत आएगा, बिल्कुल डेफिनेट बात है। x बराबर 1 से आगे के लिए फलन कौन सा लेना है? देखो ये वाला लेना है 4, और x बराबर 1 से पीछे वाले के लिए, तो आगे वाले की बात चल रही ना, पीछे वाला तो हो गया। देखो अब आगे आपको क्या करना है? माना x बराबर c और c का मान 1 से बड़ा है, इस पर हमें क्या करना है? फलन की वैल्यू, पहले फलन देखना है। फलन कौन सा है? 1 से बड़ा है, तो फलन हमारा 4 है। तो यहां से c का मान fc बराबर कितना निकलेगा? fc बराबर 4 निकलेगा। x बराबर यहां c लिख दें तो fc बराबर 4 हो जाएगा। तो बिंदु c पर फलन का मान तो 4 है, लेकिन उसकी लिमिट का मान निकालो।
तो बच्चों ये भी बिल्कुल वही चीज आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर, यहाँ पर लिखना है लिमिट एक्स टेंस टू सी और फलन को क्या लिखना है 4। एक्स का मान सी है, एक्स है नहीं तो कोई बात नहीं, वही लिखना है। इसका मतलब जो फलन का मान है वही लिमिट का मान है, मतलब x बराबर सी, जबकि सी का मान 1 से बड़ा है, पर फलन हमारा क्या है संतत है, ये आपको लिखना है। क्या लिखना है, चूंकि x बराबर सी और सी का मान 1 से बड़ा है, पर एफ एक्स संतत है। एफ एक्स क्यों संतत है, क्योंकि यहां पर एफ एक्स संतत है। यहां पर आप लिख सकते हो क्यों संतत है, क्योंकि यहां इसका रीजन ऐसे लिख दें, क्योंकि एफ सी बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स के बराबर है, इसलिए आप कह सकते हो कि फलन हमारा x बराबर सी पर क्या है संतत है। सी क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है, ये भी बात कंफर्म होगी। बिल्कुल एकदम ठीक इसी प्रकार अब हम सी की बात करें, सी से पीछे वाले बिंदु देखें, ये 3 से पीछे वाले बिंदु देखें और 3 से आगे वाले बिंदु देखें। तो 3 से पीछे वाले बिंदु देखोगे तो फलन आपको ये लेना है, और 3 से आगे वाले बिंदुओं पर चेक करोगे तो आपको फलन ये लेना है। तो यहां भी आपको लिखना है 3 से पीछे वाले बिंदु और 3 से आगे वाले बिंदुओं पर भी फलन हमारा संतत आएगा, ठीक है, इसको आपको करना है। x बराबर 3 पर आप चेक कर लो, ठीक है। तो बच्चों आपने ये देखा कि x बराबर 1 पर असंतत है, x बराबर 3 पर असंतत है, बाकी सभी बिंदुओं पर फलन हमारा संतत है। फाइनल आपको यहां पर आंसर में क्या लिखना है, आपको लिखना है x बिलोंग टू, क्या लिखना है, x बिलोंग टू r माइनस केवल 1 और 3 को छोड़ दें, 1 पर और 3 पर, इनको दोनों को छोड़ दें, और बाद बाकी सभी रियल नंबर पर फलन हमारा क्या है संतत है। आपको लिखना है x बिलोंग टू r माइनस 1,3 पर एफ एक्स संतत है, ये आपको लिख देना है, ठीक है, संतत है। केवल संतत कहां नहीं है, 1 पर और 3 पर नहीं है, बाकी पूरे रियल नंबर पर फलन हमारा संतत है, ठीक है, क्लियर बात होगी। तो इस तरीके से हमेशा आपको चेक करना है, जब बिंदु ना दिया जाता है, जब बिंदु नहीं दिया जाता है तो क्या करते हैं, ये आगे जो भी x का मान दिया गया उसी पर हम चेक कर लेते हैं, फिर उसके पीछे वाले बिंदुओं पर चेक करते हैं, उसके आगे वाले बिंदुओं पर चेक करते हैं। पूरी रियल नंबर को हमें चेक करना होता है कि कहां पर फलन हमारा संतत है और कहां पर फलन हमारा असंतत है। तो आपने देखा कि x बराबर 1 पर असंतत है, x बराबर 3 पर असंतत है, लेकिन x बराबर 1 के पीछे और 1 के आगे वाले बिंदुओं पर संतत है, x बराबर 3 के पीछे और x बराबर 3 के आगे वाले बिंदुओं पर भी फलन हमारा संतत है। इसलिए कह सकते हैं कि x के सभी मानों के लिए, अर्थात केवल 1 और 3 को छोड़ करके, 1 और 3 को छोड़ करके सभी बिंदुओं पर हमारा फलन क्या है संतत है, ये आपको लिख देना है, करेक्ट। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 14वां, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से देखो आपको 15वां करना है, इसी प्रकार से 16वां करना है, एकदम देखो यहां से थोड़ा समझ ले। 15वें प्रश्न को आप कैसे करोगे, सबसे पहले काम x बराबर 0 पर चेक करो, x बराबर 0 पर फलन हमारा संतत है या असंतत है, ये चेक कर लो। फिर इसके बाद x बराबर 1 पर चेक करो, फिर x बराबर 0 से पहले, x बराबर 0 से आगे चेक करो, और x बराबर 1 से पीछे और x बराबर 1 के आगे वाले बिंदुओं पर भी चेक करो। तो आपको दिखाई दे जाएगा कि भाई कहां पर संतत है और कहां पर असंतत है। मतलब बिल्कुल सेम टू सेम यही करना है, और इसके लिए भी बिल्कुल वही काम करना है। x बराबर -1 पर चेक करो, फिर 1 पर चेक करो, 1 और -1 पर, दोनों पर तो आप इसी के अनुसार कर सकते हो, -1 पर और 1 पर, और इसके बाद -1 से पहले, -1 के बाद वाले बिंदुओं पर, इसी प्रकार 1 के पहले और 1 के बाद वाले बिंदुओं पर चेक करो, और आप देखो कि कौन से बिंदु पर संतत है और कहां पर असंतत है, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों को आपको करना है, 14वां प्रश्न और 15वां प्रश्न और 16वां प्रश्न, ये दोनों प्रश्न आप खुद करोगे, ठीक है। आपके लिए हो गया होमवर्क। बाय द वे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें पर, बेहद इंपॉर्टेंट 17वां प्रश्न। तो बच्चों ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि भाई हम अगर उसकी रेटिंग पूछी जाए तो ऐसे मानो कि 99% आने वाला है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17वां, ये रहा बच्चों 17वां सवाल। कहता है कि a और b के ऐसे मान बताइए जिसके लिए फलन परिभाषित है, लिखा है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 तब है जब x का मान 3 या 3 से छोटा है, और एफ एक्स बराबर बी एक्स प्लस 3 तब है यदि x का मान 3 से बड़ा है, ठीक है।
कहता है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है तो a और b के मान बताओ, ऐसा प्रश्न कहता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, समझो कैसे करना है बच्चों। ये तो आपको दे ही दिया गया है कि यहां पर फलन x बराबर 3 पर आपका संतत है, तो अगर x बराबर 3 पर फलन संतत है इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन का मान, x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट का मान बराबर बराबर है, ऐसा प्रश्न में हमें दिया गया है। भाई प्रश्न में कह दिया गया ना कि x बराबर 3 पर फलन हमारा संतत है, तो संतत तो तभी होता है जब फलन का मान, इस बिंदु पर फलन का मान और इसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर बराबर होते हैं, तब फलन हमारा संतत होता है। तो बस यही हमें कर देना है। यहां पर x बराबर 3 पर हमें x बराबर 3 पर सबसे पहले हमें फलन को देखना है बच्चों। x बराबर 3 पर फलन कौन सा हो जाएगा, देखो यहां पर लिखा है x बराबर 3। x बराबर 3 पर फलन मतलब fx बराबर हमारा है ax प्लस 1। अब x का मान 3 यहां रख दे तो f3 बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स का मान 3 प्लस 1। ठीक है, अब इसी पर हमें LHL निकालना है, तो LHL बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x, यहां पर माइनस का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, और आगे लिमिट अगर चाहो तो बिल्कुल वही पुरानी वाली प्रोसेस याद करो, क्या बताया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि जो x है वो कितना है 3 माइनस h। ठीक है, 3 पर निकाल रहे हैं तो 3 माइनस h, 3 से पहले निकाल रहे हैं, 3 से थोड़ी सी वैल्यू कम है तो h ये कम वैल्यू है ना, तो हमें क्या करना है, अब x टेंड्स टू 3 लिखना है। x का मान अगर 3 की ओर अग्रसर हो रहा है तो निश्चित रूप से h का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। देखो x टेंड्स टू 3 लिखोगे तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो आपको यहां लिखना है h टेंड्स टू 0 और f ऑफ x का मान हम 3 माइनस h लिखते हैं। अब फलन में लिख देते हैं 3 माइनस h, कहां पर x जहां है वहां पर लिख देते हैं, तो आपको लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहां पर हमें a अपना ज्यों का त्यों रखना है, x का मान हमें 3 माइनस h लिखना है और प्लस 1 ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, इसके बाद बराबर का निशान लगाओ। इसके बाद यहां पर देखो वही पुरानी वाली बात, क्या कि भैया लिमिट ले लें, h का मान 0 लिख दें, तो ये हो जाएगा a इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस h का मान 0 प्लस 1, मतलब सीधी बात है 3a प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3a माइनस 1 मिल गया। अब हमें राइट हैंड लिमिट की ओर बढ़ना है। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, देखो राइट हैंड लिमिट बराबर लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस का निशान लगाना है और इसके बाद में यहां पर लिमिट इस प्रकार से देखो यहां पर मानना होता है, क्या मानना है, माना x को क्या लिखते हैं, x बराबर 3 प्लस h लिखते हैं। ठीक है, और x का मान 3 की ओर अग्रसर हो रहा है तो इसका मान h का मान कहां किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा, तो ये हमें यहां पर लिखना होता है। ठीक है, x टेंड्स टू 3 को क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे और f ऑफ x को हम 3 प्लस h लिख देंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों। इसमें यहां पर फलन में 3 प्लस h लिख दो, कौन से वाले फलन में, जहां पर x का मान 3 से अधिक है, x का मान 3 से अधिक है, इसका मतलब फलन हमें ये वाला लेना है, ये लेना है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना है और यहां b अपना ज्यों का त्यों, x का मान 3 प्लस h लिख देना है प्लस 3 ये हमारा ज्यों का त्यों। ठीक है, इसके बाद यहां पर अब h बराबर 0 रख दो, मतलब लिमिट रख दो, तो b 3 प्लस h का मान 0 प्लस 3 मतलब 3b प्लस 3 हो जाएगा, 3b प्लस 3। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से आप देख पा रहे हो ये राइट हैंड लिमिट हो गई, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। तो प्रश्न कहता है कि भैया x बराबर 3 पर फलन हमारा संतत है, इसका मतलब तीनों बराबर है, तो यहां पर लिखना है चूंकि x बराबर 3 पर fx संतत है, क्या है, fx क्या है, संतत है, तो इसका मतलब यहां पर आपको लिखना है f3 का मान बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर रखना है राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, f3 का मान कितना है, f3 का मान हमने यहां पर देखो ये निकाला है f3 बराबर, ठीक है, ये है आपका 3a प्लस 1, कितना है 3a प्लस 1 है और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, ये ही है बिल्कुल 3a प्लस 1 है
बराबर में राइट हैंड लिमिट हमारा है 3b+3। ठीक है बच्चों, यहां से अगर हम कोई भी दो समीकरण लें, जैसे कोई अगर इनको दोनों को लें, ये तो बराबर बराबर ऑलरेडी है, तो इनको दोनों को बराबर रख दें अथवा इसको रख दें, एक ही बात है। तो यहां से ए और बी के स्वतंत्र मान नहीं निकलेंगे, ए का मान बी के पदों में या बी का मान ए के पदों में हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो अगर इनको दोनों को ले लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a+1 = 3b+3 लिख सकते हैं। यहां से अगर हम a का मान निकालना चाहें तो इसको ऐसे लिख दें 3a = 3b+3 -1, ये +1 है, इधर ले जाओगे -1 हो जाएगा। आगे 3a बराबर में 3b+2 लिख देना है, देखो 3 में से 1 घटाओगे 2 लिख दे। ठीक है, अब यहां से a की वैल्यू अगर निकालो तो a बराबर हमें मिल जाएगा 3 से भाग करना है, 3/3 मतलब b हो जाएगा, प्लस यहां 3 का भाग करोगे तो 2/3 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से a का मान हम b के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। a और b के मान, दोनों के मान अलग अलग ज्ञात नहीं हो सकते, बल्कि a का मान b के पदों में अथवा b का मान a के पदों में ज्ञात किया जा सकता है। ये आपकी अपनी मन है, स्वेच्छा है, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार a का मान b के पदों में ज्ञात कर लें अथवा b का मान a के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है भाई। b का मान निकालना चाहो तो b बराबर हो जाएगा, ये इधर a में से घट जाएगा 2/3, कर सकते हो, उसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं। अदरवाइज a का मान b के पदों में ये लिख लिया है ना, b का मान a के पदों में चाहो तो वो मिल सकता है। तो वो आपकी स्वेच्छा है, जिस हिसाब से आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसा कि बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17वां, और है तो बिल्कुल 18वां भी बिल्कुल सेम, एकदम सेम है। देखो 18वां भी करते हैं। तो यहां भी देखो लैम्डा का मान पूछा गया है, कहता है f(x) बराबर में लैम्डा × x² - 2x। ये फलन कब है? तब यदि x का मान 0 है या 0 से छोटा है, और ये f(x) का मान 4x+1 है तब यदि x का मान 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर कहता है द्वारा परिभाषित फलन x = 0 पर संतत है। ये कहता है x = 0 पर फलन संतत है, इसके द्वारा फलन परिभाषित है, और कहता है लैम्डा का मान बताओ, जबकि ये f(x) का मान, ये फलन कब है? तब जब x का मान 0 या 0 से छोटा है, और यदि x का मान 0 से बड़ा है तो फलन का मान 4x+1 है। ठीक है, फलन कितना है? 4x+1, तब यदि x का मान 0 से बड़ा है। चलो यहां पर x = 0 पर हम पहले सततता का विचार करेंगे। x = 0 पर आते हैं। x = 0 पर फलन तो अब बच्चों ये लेना है, f(x) बराबर कौन सा लेना है? लैम्डा × में x² - 2x। ठीक है, f(x) बराबर लैम्डा × x² - 2x। x = 0 लिखोगे तो f(0) बराबर लैम्डा × 0 - 2 × 0, मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो ये हो जाएगा लिमिट x → 0 निकाल रहे हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं, f(x) लिख दें, और ये लिमिट h का हो तो हम देखो यहां से वही पुरानी वाली प्रोसेस, लंबी वाली प्रोसेस। कौन सी? यहां पर x को हम इस प्रकार से मान लेते हैं, माना x बराबर क्या लिखेंगे? 0 - h, और x → अगर 0 है तो h → अपने आप क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों यहां से h → 0 लिखेंगे, f(x) को क्या लिखेंगे? 1 - h लिखेंगे। ठीक है, फलन में लिख देते हैं लिमिट h → 0, और यहां से देखो हम फलन में क्या करेंगे? फलन में 1 - h, x के जगह पर लिखना है। लैम्डा हमारा ये ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, और ये x को हम लिखेंगे 1 - h, और इसका स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 2x को लिखेंगे 1 - h, और ये हमारा लैम्डा ये इस तरीके से सब में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो जैसे ही हम h का मान 0 लिखेंगे, ध्यान से समझो, जैसे ही हम h का मान 0 लिखेंगे, ठीक है, सॉरी 0 - h लिखना था, 1 - h गलती से हो गया, 0 - h लिखना है। ठीक है, 0 - h, x का मान 0 - h लिखना है। लैम्डा का मान, सॉरी h का मान हम 0 लिखेंगे तो ये 0 और ये 0, मतलब पूरा 0 हो जाएगा। तो लैम्डा का गुणा 0 में करोगे तो मतलब सब 0 हो जाएगा। ठीक है, सब टोटल 0। LHL हमारा 0 हो गया, जबकि यहां पर RHL निकालो। RHL कितना निकलेगा? देखो आपको लिखना है लिमिट x → 0 प्लस निशान लगा दो, f(x) लिख दो, 0 से बड़ा। ठीक है, 0 से बड़ा, यहां पर देखो x का मान 0 से बड़ा है तो फलन तो हमें ये लेना पड़ेगा। तो यहां लिखते हैं लिमिट, और
x को क्या मानोगे, x बराबर यहां पर मानेंगे, माना x बराबर है 0 प्लस h, और यहां से अगर x का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो h का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहां से लिखना है h टेंड्स टू 0 लिखना है, और ये आपका fx का मान fx x बराबर क्या लिखना है, 0 प्लस h लिखना है। फलन में लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका देखो x का मान 0 से बड़ा है तो आपको ये लिखना है 4, x का मान कितना लिखना है, 0 प्लस h लिखना है प्लस 1। h बराबर 0 लिखोगे ये पूरा हो जाएगा, देखो 4 0 प्लस 1, और ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, जबकि राइट हैंड लिमिट का मान 1 है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर ये दोनों बराबर नहीं है। तब कब बराबर नहीं होते, जब फलन हमारा असंतत होता है। तो आपको लिखना है चूंकि x बराबर 0 पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः लैम्डा के मान पर कोई अंतर नहीं। लैम्डा का मान बच्चों कुछ भी लिख दिया जाए यहां पर, है ना, यहां पर जैसे लैम्डा का मान ये लिखा हुआ है, ये वाला, इसको कुछ भी लिखा होता अगर 0 से गुणा करोगे तो वो तो 0 होना ही होना है ना। तो लैम्डा के सभी मानों के लिए ये फलन हमारा असंतत हो जाएगा, ये आपको लिख देना है, ठीक है। x बराबर 0 पर, अतः x बराबर 0 पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 0 पर लैम्डा के सभी मानों के लिए फलन हमारा कैसा है, असंतत है। फलन असंतत है, ये आपको लिखना है, ठीक है। लैम्डा का कुछ भी मान हो कोई अंतर नहीं, मतलब किसी भी मान के लिए फलन हमारा असंतत निकलेगा। कहां पर, x बराबर 0 पर, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक बात और पूछी गई है, यहां पर ये दूसरा पुछल्ला प्रश्न और जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है कि भाई x बराबर 1 पर इसे संतत का विचार करिए। थोड़ी देर के लिए ऊपर वाली बातें भूल जाएं और ये x बराबर 1 की बात समझ लो, भाई x बराबर 1 पर संतत का विचार करना है। तो बच्चों x बराबर 1 का क्या मतलब है, x बराबर 1 का मतलब है निश्चित रूप से 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा होता है। तो बच्चों यहां पर ये आपको फलन लेना है, ये वाला, मतलब हमें ये करना है x बराबर 1 पर हमें जो फलन लेना है वो कौन सा लेना है, 4x प्लस 1। x बराबर 1 पर इस फलन की संततता की जांच करनी है। हकीकत ये प्रश्न है। x बराबर 1 पर fx बराबर है 4x प्लस 1, और यहां पर हमें क्या करना है, संततता की जांच करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो किस प्रकार कर सकते हो भाई, x बराबर 1 पर पहले फलन की वैल्यू निकालो। तो फलन की वैल्यू तो हो गई 4 गुणे 1 प्लस 1, मतलब 4 एकम 4 में 1 जोड़ो 5, और इसी बिंदु पर इसके लिमिट की वैल्यू निकालो। छोटी वाली प्रोसेस कर दो भाई, दबे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना निकालो, कोई समस्या वाली बात नहीं, यहाँ लिमिट सीधा निकाल लो। यहां लिख दें लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x बराबर में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और f ऑफ x का मान लिखेंगे 4x प्लस 1। बस यहां से x का मान 1 रख दें, तो 4 गुणे 1 प्लस 1 मतलब 5 हो जाएगा। तो जो फलन का मान है x बराबर 1 पर फलन का मान है, वही x बराबर 1 पर लिमिट का मान है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फलन ये हमारा x बराबर 1 पर ये फलन कैसा है, संतत है। तो आपको यहां लिखना है चूंकि x बराबर 1 पर f1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x बराबर है, अतः x बराबर 1 पर फलन कैसा है, संतत है, ठीक है। fx संतत है, ये लिख देना है, संतत है, ठीक है। क्लियर हो गई बात बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना। तो बस ये सिंपल सा प्रश्न था, हालांकि ये भी प्रश्न उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्वेश्चन नंबर 17 था, ठीक है। इसको भी मजे से पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। तो यहां बच्चों देखो 19वां प्रश्न कहता है दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस x, ये बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन इसको कहते हैं, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। ये आपको दिखाना है कि ये आपका फलन जो है gx फलन, जिसमें लिखा है x माइनस बॉक्स x, इसको पढ़ देते हैं ना, महत्तम पूर्णांक फलन इसको कहेंगे। तो ये फलन जो है वो क्या है, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत हमें सिद्ध करके दिखाना है। यहां पर कहा है बॉक्स x का मतलब है उस महत्तम पूर्णांक को ये निरूपित करता है जो
x के बराबर है या इससे कम है। पहले बच्चों यहां पर इसकी बात करते हैं। देखो पहले हम बात करेंगे यहां पर, ये तुम्हारा जो x बॉक्स में लिखा है इसका क्या मतलब है। देखो इसका मतलब ये है, देखो सामने तो लिखा है, इसका मतलब ये सामने लिखा है x के, x बॉक्स x का मतलब है x के बराबर या कम, है ना। x का मतलब क्या है, x का मतलब जो बॉक्स x लिखा है उसका मतलब है या तो वो x है या x से कम। मतलब ऐसे समझो x से ठीक पहले का पूर्णांक लिखना है, ऐसे समझो, ठीक है। x से ठीक पहले का पूर्णांक लिखना है। कभी कभी इसको x भी लिखेंगे, ठीक पहले वाला नहीं लिखेंगे। इसका क्या मतलब है, मतलब ये अभी बताएंगे। देखो ध्यान दें, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमारे बॉक्स में यहां पर x का मान कुछ ऐसा डाल दें, भाई 1.2 डाल दें, तो बच्चों 1.2 इसका मतलब है ये हमें पूर्णांक देगा। कौन सा पूर्णांक देगा, यहां पर ये इसका पूर्णांक कौन सा होगा, 1 होगा। मतलब हमने कहा x से ठीक पहले का पूर्णांक, यहां पर जो x ये वाली संख्या x हमने मानी, इससे ठीक पहले 1.2 से ठीक पहले पूर्णांक कौन सा आएगा, 1 आएगा। 1.2 से ठीक पहले पूर्णांक कौन सा आएगा, 1 आएगा। तो आपको यहां पर 1 लिखना है, ठीक है। अगर बाय द वे कभी ऐसा 1.99 ऐसा लिखा हो बच्चों, अब ये लगभग 2 के बराबर है, लगभग अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर है, लेकिन इसका आंसर हमें 2 नहीं देना है, हमें इससे पहले वाला पूर्णांक लिखना है। मतलब इसकी भी वैल्यू हमें 1 ही लिखनी है। बात आ रही समझ में, इसकी भी वैल्यू कितनी लिखनी है, 1। चाहे बिल्कुल अबाउट में जैसे 1.99 लिख दिया, इसका मतलब ये लगभग 2 के बराबर है, तो इसको 2 नहीं करना है, क्या कहना है, इससे ठीक पहले वाला पूर्णांक बताना है। 1.99 के ठीक पहले पूर्णांक क्या आएगा, 1, बस वही हमें लिखना है। अच्छा कभी कभी ये होता है, जैसे मान लो यहां पर 2 दिया जाए, तो इसका मतलब 2 अगर लिखा है पूरा तो फिर 2 ही लिख देना है, फिर पहले नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि यहां पर 2 लिखा है तो हमें क्या करना है, 2 से 1 पहले का पूर्णांक, बिल्कुल नहीं। अगर यहां दशमलव नहीं है, पूरा पूर्णांक लिखा है, यहां पर x का मान अगर पूर्णांक है तो फिर आपको बिल्कुल यूं का त्यों लिखना है। जैसे 5 लिखा है तो ये बॉक्स में 5 लिखा है, इसका मान 5 लिखना है। तो यही बात उसमें यहां पर कही गई है कि x का मान क्या है, x के बराबर है या कम है। कभी यहां पर देखो इसका, इससे ये पहले का पूर्णांक है, इससे ये पहले का पूर्णांक है, लेकिन कभी कभी x का मान x के बराबर करना है, x के बराबर है या इससे कम है। बात आई समझ में। अच्छा कभी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जैसे मान लो ये हमारे पास लिखा है -1.5 मान लेते हैं ये, तो बच्चों इसको, इसका क्या आंसर आएगा, इससे ठीक पहले का पूर्णांक आएगा, मतलब -2 लिखना है। नहीं तो आप कहो कि -1 लिखना है, नहीं नहीं नहीं, -1 से 1.5 से -1.5 से पहले का पूर्णांक बताना है, ठीक है। -1.5 से पहले -2 होगा ना, तो आपको क्या लिखना है, -2 लिखना है, याद करके, ठीक है। इस पर कतई गलती ना कर दें, ठीक है। हालांकि यहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। चलो यहां पर देखते हैं, अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका मतलब तो मेरे ख्याल से आपने समझ लिया है। अब अपने प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। समझो भाई प्रश्न में क्या कहता है, कहता है कि हमारा फलन जो gx दिया गया है, ये हमारा जो फलन gx दिया गया है ये है gx बराबर x माइनस बॉक्स x, ऐसे लिया है ना। अब समझो बच्चों, यहां पर कोई बिंदु तो दिया गया नहीं गया है, तो इसका मतलब कोई भी समस्त पूर्णांक बिंदु, मतलब सभी जो भी रियल नंबर पर बिंदु हैं वो सब मानने हैं। मान लेते हैं कि x का मान कोई c है, माना x बराबर c, और c क्या है, r को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो x बराबर c पर हमें gc की वैल्यू पहले निकालनी है, मतलब x का मान c यहां फलन में रख दें, तो gc बराबर हो जाएगा c माइनस बॉक्स में यहां पर c लिख दें, ठीक है। और यहां से देखो c माइनस, हमने बताया कि अगर पूर्णांक हो तो आपको घटाना नहीं, जोड़ना नहीं, बस c लिखना है। तो यहां पर क्या लिखना है, c माइनस c, मतलब ये हमारा gc की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब x बराबर c पर फलन की माप 0 है, फलन का मान कितना है, 0 है। अब इसी पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू c, यहां पर माइनस का सिंबल लगाओ, है ना, बराबर में यहां लिखना है लिमिट। और अब मान लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि जो x है वो कितना है, ये मान लेते हैं c माइनस h है।
अब यहां पर देखो x टेंस टू c लिखा है, तो यहां निश्चित रूप से अगर c लिख दिया जाए तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये हम मान लेते हैं LHL के लिए, ठीक है। यहां पर x टेंस टू c को हम h टेंस टू 0 लिख लेंगे, f ऑफ x और x को हम c माइनस h लिखेंगे, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। और यहां से समझो हमें क्या करना है, फलन में x के जगह पर c माइनस h रखना है। यहां पर लिख देते हैं, देखो c का मान क्या लिखेंगे, c माइनस h लिखेंगे, फिर माइनस और बॉक्स में लिखना है c माइनस h। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, क्लियर। x के जगह c माइनस h लिख दिया। अब आगे देखो यहां से लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 और ये c माइनस h माइनस, अब समझो बच्चों यहां से लिखा है c माइनस h, इसका क्या मतलब है, c माइनस h इसका क्या मतलब है, c माइनस h का मतलब यह है c में से कम, c से पहले का पूर्णांक लिखना है, तो c से पहले का पूर्णांक c माइनस 1 होगा। c से पहले का पूर्णांक क्या होगा, c माइनस 1। जैसे हम आपसे कहें कि भाई कोई भी अगर पूर्णांक दिया गया उससे पहले का पूर्णांक तभी तो निकलता जब एक कम कर देते हैं। तो यहां से c माइनस h से का जब बॉक्स निकालोगे तो क्या करना है, c में से एक घटाना है, ठीक, पहले का पूर्णांक लिखना है। तो बच्चों अगर यहां से देखें c से c ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, h का मान 0 रख दें तो ये हो जाएगा c माइनस h का मान यहां से 0 लिख दें, माइनस c प्लस 1 हो जाएगा, c माइनस c प्लस c कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1। LHL का मान 1 हो गया, LHL का मान 1 हो गया। इसके बाद देखो RHL की बात करते हैं, RHL निकालो। इसी बिंदु पर हमें RHL निकालना है, यहां पर लिख देते हैं RHL बराबर लिमिट x टेंस टू c प्लस का निशान लगाओ, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर ये माइनस का लगाते हैं और यहां पर प्लस का लगाते हैं, ठीक है। अब x को क्या लिखेंगे, यहां पर क्या मानेंगे, मान लेते हैं x बराबर c प्लस h मानते हैं, और x टेंस टू c लिखा है, x टेंस टू c तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, क्लियर सी बात है। यहां से लिखते हैं बराबर में लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, f ऑफ x और x का मान c प्लस h लिखेंगे, ठीक, क्लियर बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ाते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और ये c प्लस h कहां लिखना है, यहां देखो फलन में लिखना है, c प्लस h लिखना है, माइनस और बॉक्स में लिखना है c प्लस h लिखना है, ठीक है, क्लियर बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बराबर c प्लस ये आपके पास लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h माइनस, अब बताओ बॉक्स में c प्लस h लिखा है, c प्लस h से ठीक पहले का पूर्णांक बताना है। तो ठीक पहले का पूर्णांक जैसे हमने बताया कि 2.1 लिखा हो, क्या बताया, जैसे 2.1 लिखा हो उससे ठीक पहले क्या होगा, 2 होगा, मतलब यहां से कुछ संख्या छोटी सी संख्या जुड़ी है ना, c प्लस करके कुछ है, c प्लस करके कुछ, h का मतलब क्या होता है, बहुत अल्प राशि, तो उसमें से उससे पहले का पूर्णांक लिखना है तो क्या लिखना है, c लिखना है। और यहां से c से c आप कैंसिल कर सकते हो, यहां से h का मान 0 लिख के ये आपकी RHL 0 हो जाएगी। अब बच्चों आपने देखा कि भाई LHL 1 है, RHL 0 है, इसका मतलब यहां पर ये फलन हमारा संतत नहीं है। समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर हमने पूर्णांक ये मान लिया था, है ना, c क्या माना था, c बराबर हमने यहां पर माना था c कोई पूर्णांक है, c क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो यहां से समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर यह फलन हमारा क्या हो गया, असंतत हो गया। आपको यहां लिखना है अतः x बराबर c क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पर fx असंतत है, असंतत है, असंतत है। क्यों है, यहां पर लिखना चाहो ऐसे लिख दो भाई, कोई समस्या नहीं है, यहां पर ऐसे लिख दो क्योंकि ये आपका LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः ये आपका x बराबर c अर्थात पूर्णांक, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर हमारा fx क्या है, असंतत है। क्लियर बात, इसको घुमा फिरा के आप लिख सकते हो, किसी प्रकार से लिख दो, कोई समस्या नहीं है। आपको लिखना है x बराबर c और जहां c क्या है, एक पूर्णांक है, पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL अतः fx असंतत है, ऐसे लिख दो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 19, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये 20वां प्रश्न लिखा है, क्या fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है।
एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है। x बराबर पाई पर पहले फलन की वैल्यू निकालो और फिर x बराबर पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, x बराबर पाई पर राइट हैंड लिमिट निकालो। यदि बराबर बराबर आ जाए तो लिख देते हैं x बराबर पाई पर फलन हमारा संतत है। तो बस x बराबर पाई पर सबसे पहले f पाई बराबर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 लिखना है, बराबर यहां पाई स्क्वायर और माइनस साइन पाई को 0 लिख दें, साइन पाई 0 और प्लस 5। तो इसका मतलब हुआ ये आपका फलन का मान x बराबर पाई पर ये x कितना हो गया, पाई स्क्वायर माइनस 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पाई स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब इसी पर LHL निकालो। LHL बराबर लिखना है लिमिट x टेंस टू पाई लिखना है f ऑफ x प्लस यहां पर f ऑफ x लिखो। इसके बाद यहां पर देखो माइनस सिंबल लगाते हैं ना। अब इसको यहां पर मान लेते हैं x बराबर क्या मानेंगे, पाई माइनस h मानेंगे। x टेंस टू पाई है तो h टेंस टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। बस इतना यहां से कन्वर्ट करना है। यहां पर लिखना है लिमिट x h टेंस टू 0 लिखना है, f ऑफ x को हमें पाई माइनस h लिखना है। ठीक है, बराबर में यहां लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, फलन में हमें क्या लिखना है, पाई माइनस h लिख देना है x के जगह पर। यहां पर पाई माइनस h लिखो, होल ऑफ स्क्वायर लिख दें, माइनस साइन पाई माइनस h लिख दें और यहां से प्लस 5। ठीक है, अब सीधा सीधा देखो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और इसका यहां से स्क्वायर तोड़ दे। चलो, पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h माइनस साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, मतलब साइन h हो जाएगा, प्लस 5 हमारा ज्यों का त्यों। लिमिट रख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस इसको 0 लिखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस साइन पाई साइन 0 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 5। तो इसको हम लिख पाएंगे पाई स्क्वायर प्लस 5। यहां से देखो LHS तो पाई स्क्वायर प्लस 5 निकला है, जो कि बिल्कुल ये इसके बराबर है। काय के बराबर है, ये बच्चों हमने गलत लिख दिया, प्लस 5 है ना। तो x बराबर पाई पर फलन का मान पाई स्क्वायर प्लस 5 है और x बराबर पाई पर लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है, ये तो बराबर है। राइट हैंड लिमिट और निकालो। तो राइट हैंड लिमिट बराबर क्या लिखोगे, यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई और ये प्लस का सिंबल लगा दे, है ना। फिर क्या करना है, यहां से लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 लिख दें, सिंपल सा काम है। यहां पर क्या मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं x बराबर में क्या लिखेंगे, पाई प्लस h और x टेंस टू पाई है तो h टेंस टू 0 लिखेंगे, है ना। यही तो इतना काम करते हैं। तो f ऑफ x का मान क्या लिखेंगे, पाई प्लस h लिख दो। फलन में x का मान कितना लिखोगे, पाई प्लस h। तो यहां लिखेंगे, देखो ये हमारा फलन चल रहा था ये वाला, है ना, तो इसको लिखेंगे पाई प्लस h। पहले लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर x के जगह पर पाई प्लस h और इसका स्क्वायर लिखना है, माइनस साइन पाई प्लस h लिखना है। फिर इसके बाद प्लस का निशान लगाओ और प्लस का 5। ठीक है, अब स्क्वायर तोड़ दें तो लिमिट h टेंस टू 0, h ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस ये h स्क्वायर प्लस 2 पाई h और माइनस साइन पाई प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन h हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, प्लस 5। अब लिमिट रख दें h का मान 0, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 ये भी आपका 0 हो जाएगा, प्लस में 5। तो बच्चों यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जस्ट बराबर बराबर है। आप देख पा रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5 है और ये राइट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, तो यहां से आपको लिखना है बस सिंपल सा काम, क्या लिखना है, चूंकि x बराबर पाई पर f पाई का मान काय के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है और यही राइट हैंड लिमिट के भी बराबर है। तो इसका मतलब आपको लिखना है, अतः x बराबर पाई पर फलन हमारा क्या है, fx क्या है, संतत है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया है सब कुछ। ये 20 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां भी देखो, कुछ बिल्कुल एकदम सिंपल सा जैसा ही है।
कुछ हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसके मुताबिक देखो इसको रब कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि अगर दो फलन हमारे किसी बिंदु पर संतत होते हैं तो उनका योगफल भी संतत होता है, उनका अंतर भी संतत होता है, उनका गुणनफल और उनका भागफल भी संतत होता है। जैसे कोई फलन हमारा एक f है, एक fx फलन है, एक gx फलन है, दो फलन है, x बराबर c पर अगर संतत हैं, ठीक है, पर संतत हैं, यदि ये दोनों फलन x बराबर c पर संतत हैं तो f प्लस g संतत फलन होगा, x बराबर c पर संतत होगा, ये आपको पता है, ठीक है, होता है। और इसी प्रकार दूसरी बात कि f माइनस जी भी आपका क्या होता है, x बराबर c पर संतत होता है। और इसी प्रकार f इंटू जी x बराबर c पर संतत होता है, ठीक है। और ये आपका चौथा जो है उसको लिखना है f बटे g जो है वो भी x बराबर c पर संतत होता है, ठीक है, संतत होता है। ये बातें हमें पहले से पता है, जबकि यहां पर g का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी का उपयोग करते हुए हम अगला प्रश्न करेंगे, जिसमें आपके यहां पर लिखा हुआ है कि भाई बताओ, ये आपका प्रश्न संख्या है 21वां, जिसमें कह रहा है कि फलन fx बराबर sin x प्लस cos x संतत है या नहीं, बताओ। तो बच्चों यहां पर फलन ये दिया गया है sin x, fx बराबर यहां पर दिया गया है sin x प्लस cos x। तो ये आपसे कहता है कि fx बराबर sin x प्लस cos x फलन है वो संतत है या नहीं। तो बच्चों यहां पर आपको अगर कुछ भी ना लिखना चाहो तो बिल्कुल एकदम शॉर्ट में आंसर दे सकते हो कि भाई ये तो संतत फलन होता है। हमने बताया कि समस्त त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो संतत होते हैं, तो ये भी संतत फलन है, ये भी संतत फलन है, ठीक है, अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत होता है। तो ये भी संतत है और ये भी संतत है, दोनों का योगफल संतत होता है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, है ना। f और g का योग, f और g दोनों को जोड़ दिया जाए तो भी हमारा फलन संतत होता है। ये f हो गया, ये g हो गया, दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से ये हमारे पास जो अगला प्रश्न लिखा है उसमें लिखा है दोनों को घटा के लिख दिया गया है ना, दोनों को घटा के लिख दिया गया कि भाई sin x माइनस cos x का मान बताओ। ये b वाला है, ये a था। b में क्या दिया गया कि फलन कोई हमारा इस प्रकार से है कि sin x माइनस cos x, ये बताओ क्या होगा। तो बच्चों यहां भी लिखना है कि ये दोनों संतत फलन है, इसलिए अंतर भी संतत फलन होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये तीसरे वाले में लिखा है गुणनफल sin x इंटू cos x, ये आपसे पूछा गया है कि fx बराबर sin x इंटू cos x, ये कैसा फलन होगा। तो आपको लिखना है sin x संतत फलन है, cos x संतत फलन है, इसलिए sin x इंटू cos x भी संतत फलन होगा। ऐसा लिख के आप काम चला सकते हो, कोई समस्या नहीं। अच्छा बाय द वे, अगर आप करना चाहो इसको सॉल्व अच्छे से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि इस फलन को ऐसे बदल दो, fx बराबर यहां से इस फलन को कुछ ऐसे बदला जा सकता है कि भाई √2 से ऊपर नीचे यहां गुणा कर दें, √2 से गुणा करें तो √2 से भाग देना पड़ेगा, और यहां पर लिख देते हैं sin x प्लस यहां पर लिख देते हैं 1/√2 cos x, ठीक है। √2 से भाग √2 से गुणा कर दिया, बराबर का निशान लगाओ, √2 ज्यों का त्यों। यहां से देखो sin x तो ये लिखा है बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन 1/√2 को हम cos π/4 लिख सकते हैं। cos 45 का मान 1/√2 होता है, बोलो होता है कि नहीं। प्लस अब ये cos x अपनी जगह बिल्कुल ठीक लिखा है, 1/√2 को हम sin π/4 लिख दें, है ना। sin 45 का भी मान इतना ही होता है, sin 45 cos 45 दोनों के मान सेम होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। तो आगे बराबर का निशान लगाओ, अंडर यहाँ पर sin a cos b प्लस cos a sin b, आप देख पा रहे हो sin a प्लस b का फॉर्मूला है यहाँ पर, इसको हम sin x प्लस π/4 लिख सकते हैं। बोलो इसमें तो कोई समस्या नहीं। sin x cos y प्लस cos x sin y बराबर sin x प्लस y होता है, y का मतलब π/4 है, ठीक है। तो बच्चों ये आपको कहना है यहाँ पर ये आपका क्या है, संतत फलन है, और ये तो अचर फलन है। अचर फलन तो हमेशा संतत होता ही है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये संतत है, ये भी संतत है, गुणनफल संतत हो जाएगा। तो बस ये आपको कह देना है, बिल्कुल एकदम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो चूंकि sin x संतत फलन है, √2 भी संतत फलन है, इसलिए ये टोटल मिला के जो फलन निकल के आया वो क्या है, संतत फलन है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है।
या फिर अगर आप रियलिटी में चेक करना चाहते हो तो भैया x बराबर c मान लो, पूर्णांक कोई एक कोई रियल नंबर कोई x बराबर c मान लो, और c पर फिर हम यहां से उसी तरीके से बिल्कुल जैसे करते रहे, है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के इसको भी लगा सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इसको भी आप कर सकते हो, बिल्कुल ठीक ऐसे ही करना चाहो तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही कर सकते हो, √2 से गुणा भाग करके बिल्कुल इसी में बदल सकते हो। तो यहाँ पर sin x माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना, और फिर कह सकते हो x बराबर c और c बिलोंग टू r, कोई भी रियल नंबर पर, है ना, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, सिंपल सा काम है, बस इसको कर सकते हो बिल्कुल ठीक ऐसे ही। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहो तो ऐसे भी आप कह सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं कि sin x संतत फलन है, cos x भी आपका संतत फलन है, दो संतत फलनों का योगफल सदैव संतत फलन ही होता है। इसी प्रकार दो संतत फलनों का अंतर भी सदैव संतत फलन होता है, दो सतत फलनों का गुणनफल भी सदैव संतत फलन ही होता है, ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, ये आपका 21वां प्रश्न था, है ना, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। देखो 22वां प्रश्न में क्या लिख रहा है, कुछ 2-3 बातें पूछी गई हैं, देखिए। तो ये रहा बच्चों 22वां सवाल, इसमें कहता है कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटजेंट फलनों के सतत पर विचार करना है। बच्चों यहाँ पर ये इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, कोसाइन को शॉर्ट में कॉस पढ़ते हैं, कोसेंट इसको क्या कहते हैं, कोसेक कहते हैं ना, कोसेक ये आपका सेक है और ये आपका कॉट है, शॉर्ट में हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इनके हमें क्या करना है, सतत पर विचार करना है। चलो बिल्कुल अच्छी बात है, मान लेते हैं यहाँ पर f(x) बराबर, वैसे तो बच्चों हमें पता है कि सब त्रिकोणमिति फलन है और त्रिकोणमिति फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं, ये हमें पता है, प्रूव करके दिखा देते हैं, कोई समस्या नहीं। देखो लिखा है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, शॉर्ट में इसको cos x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो मान लेते हैं f(x) बराबर cos x, मान लेते हैं यहाँ पर कोई x जो है ना वो कोई c मान लेते हैं, और c है क्या, c कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं, ठीक है, c कोई भी रियल नंबर वास्तविक संख्या कोई मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर c पर हम यहाँ सतत का परीक्षण करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पहला काम तो ये है कि x बराबर c पर हम फलन का मान निकालें, तो एफ c का मान तो भैया cos c हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, x का मान c लिख दिया, x का मान c लिख दिया, तो x बराबर c पर फलन का मान कितना हो गया, cos c हो गया। और इसी पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू c लिखते हैं, माइनस लिख लेते हैं ऊपर, है ना, फिर इसके बाद में लिखते हैं लिमिट, यहां लिखते हैं h टेंस टू 0, क्यों लिखते हैं, जैसा कि आपको पता है यहां पर हम मान लेते हैं कि x का मान जो है वो c माइनस h है। जब x का मान c माइनस h है तो यहां से x टेंस टू c लिखा है, x टेंस टू c, तो यहां से निश्चित रूप से h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, मतलब इसको c लिख दें, c से c कैंसिल हो जाएगा, h बराबर 0 हो जाएगा। तो h का मान, जब x का मान c की ओर अग्रसर हो रहा है तो h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा। तो यहां से x टेंस टू c को हम h टेंस टू 0 लिखेंगे, और f ऑफ x को हम c माइनस h लिखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां पर लिख देते हैं बराबर लिमिट h टेंस टू 0 लिखें, और ये हमारा जो फलन है cos x, और x को हम c माइनस h लिख दें, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यहां से हमें पता है cos a माइनस b या x माइनस y कहें, cos x माइनस y का क्या फॉर्मूला होता है, cos x cos y cos c cos h, प्लस का निशान लगाते हैं, फिर sin c sin h, ऐसा ही तो लिखते हैं, ठीक है। इसको cos a माइनस b में लिखते हैं, तब cos a cos b प्लस sin a sin b, ऐसे ही तो कहते हैं, या x इसको y इसको माने तो cos x माइनस y बराबर cos x cos y प्लस sin x sin y, यही तो होता है फॉर्मूला। अब यहां पर इसकी लिमिट रख दें h बराबर 0, तो इसको कहेंगे cos c इंटू में cos 0 प्लस यहां कहेंगे sin c इंटू में कहेंगे sin 0, मतलब h को 0 लिख दिया, h को 0 लिख दिया। अब यहां पर देखो cos c हमारा बिल्कुल ठीक है, cos 0 का मान हमें पता है 1 होता है, प्लस sin c ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन sin 0 को हम 0 लिखते हैं, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 1 से यहां मल्टीप्लाई करने से cos c मिलेगा,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर cos c निकला। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या निकला? लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा cos c निकल के आया है, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट देखो निकालते हैं यहां से। राइट हैंड लिमिट बराबर यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c पर निकाल लेते हैं, प्लस का निशान लगा दो। बराबर में लिमिट यहां क्या लिखते हैं? x टेंस टू 0। वही पुरानी सी बात भाई, सभी प्रश्नों में एक ही जैसा करते हैं। मान लेते हैं x बराबर c प्लस h, ठीक है। और x टेंस टू c है, x टेंस टू c है तो h टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। सिंपल सी बात है, बस यहाँ h टेंस टू 0 लिखेंगे, f ऑफ x और x को हम c प्लस h लिखेंगे। बराबर में लिमिट h टेंस टू 0 और यहां से x के जगह पर फलन में क्या करना है? c प्लस h लिखना है। c प्लस h मतलब cos x को हम क्या लिखेंगे? c प्लस h लिखेंगे। cos a प्लस b का यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 cos c cos h माइनस लिखते हैं sin c sin h। बोलो ठीक है बच्चों। प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है और यहाँ पर माइनस जब होता है तो यहाँ पर प्लस होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर बाय द वे आप भूल गए हो, वैसे तो आपने बहुत अच्छे से बहुत बार यूज किया है, हर जगह यूज होता है, ठीक है। लिमिट ले लें भाई, तो cos c लिखना है, cos 0 लिखना है, माइनस sin c लिखना है, फिर sin 0 लिखना है। h का मान 0 लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिखते हैं cos c इंटू में cos 0 का मान 1 लिख लें, माइनस sin c sin 0 का मान हम 0 लिख लेते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा 0 और cos c इसका भी आंसर आएगा। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट cos c है, राइट हैंड लिमिट भी देखो cos c है, और यहां पर x बराबर c पर फलन का मान भी यहां पर देख रहे हो cos c है। तो बच्चों यहां पर हमें दिखाई देने लगा कि भाई x बराबर c है क्या? c को सभी रियल नंबर है ना, c क्या है? रियल नंबर है। तो हमने रियल नंबर पर चेक किया तो हमें क्या यहाँ क्या रिजल्ट निकल के आया कि भाई ये फलन हमारा संतत है। तो यहां पर लिखना है चूंकि x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट बराबर में एफ सी, ठीक है, तीनों बराबर है। एट दी पॉइंट जो आपका फलन का मान है उस बिंदु पर फलन का मान उसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर बराबर हैं, तीनों बराबर बराबर हैं। अतः x बराबर c और c है क्या? r है ना, c बिलोंग टू r है। x बराबर c बिलोंग टू r पर f क्या है? संतत है, ये आपको लिख देना है, ठीक है। तो बच्चों ये तो संतत हो गया, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो लिखा है कोसेंट, इसको क्या लिखते हैं? इसको कोसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोसेक। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? कोसेक। यहां पर देखो इसको भी करते हैं। देखो इसको वैसे एकदम सिंपल वाली प्रोसेस करेंगे, रब कर ले इसको रब कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल वाली प्रोसेस यहां पर यूज करेंगे। देखो लिखा है कोसेंट मतलब कोसेक लिखना है। क्या लिखना है? कोसेक एक्स। कोसेक एक्स को दिखाना है भाई। यहां पर एफ एक्स बराबर लिखा है, यहां पर इसको मान लेते हैं एफ एक्स और ये है आपका कोसेक एक्स। इसका हमें सातत्य की चेकिंग करनी है भाई। चलो करते हैं। तो क्या बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं? बराबर में 1 में साइन एक्स लिख लें, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है साइन एक्स तो संतत फलन है ही है। अगर साइन एक्स संतत फलन है और एक क्या है? एक आपका अचर है। अचर भी आपका अचर फलन होता है, वो तो हमेशा संतत होता है। एक भी संतत फलन है और ये नीचे भी संतत फलन है, तो दो संतत फलनों का भागफल सदैव संतत होता है। अभी हमने आपको बताया दो संतत फलनों का भागफल क्या होता है? सदैव संतत होता है। तो यहां पर आपको ऐसे लिख देना है, चूंकि साइन एक्स संतत फलन है तथा एक अचर फलन भी संतत फलन होता है। संतत फलन होता है, अतः 1 साइन एक्स भी संतत फलन होगा, भी संतत फलन होगा। लेकिन यहां पर यह भी शर्त याद रखनी है कि साइन एक्स ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो समझो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा।
तो साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर इसका विशेष आपको याद रखना है कि परंतु साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। बताओ बच्चों साइन एक्स कहां कहां 0 होता है? तो आपको पता है कि एन पाई पर ये 0 होता है, मतलब साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 2 पाई का मान 0 होता है, साइन 3 पाई का मान 0 होता है, मतलब एन पाई पर ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब एक्स का मान जो है वो एन पाई नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। परंतु एक्स डज नॉट इक्वल टू एन पाई, मतलब एन पाई नहीं होना चाहिए। एन पाई अगर हो गया तो इसका मतलब ये फलन हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, तब इस पर हम फलन की संततता चेक नहीं कर पाएंगे। मतलब यहां पर 1/sin x अर्थात कोसेक x जो लिखा है वो कैसा फलन है? संतत फलन है। आपको ये लिखना है कोसेक x एक संतत फलन है, जबकि x डज नॉट इक्वल टू एन पाई, ये आपको लिख देना। ठीक है, 1/sin x अर्थात 1/sin x का मतलब क्या है? कोसेक x। कोसेक x संतत फलन है, संतत फलन है। ठीक है, साइन एक्स संतत फलन है, एक जो अचर फलन है वो भी संतत फलन है, और तब 1/sin x अर्थात कोसेक x संतत फलन होगा। ऐसे लिख दो, है ना, संतत फलन होगा। परंतु साइन एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स का मान 0 कहां पर होता है? साइन पाई पर होता है। इसका मतलब x बराबर एन पाई नहीं होना चाहिए, एन पाई पर शून्य हो जाता है, तो x बराबर एन पाई नहीं होना चाहिए। बाकी सभी बिंदुओं पर संतत है, केवल एन पाई पर संतत नहीं है, क्योंकि एन पाई पर तो अपरिभाषित हो जाएगा नहीं। ठीक है, इतनी बात आपको यहां से समझनी है। इसके बाद देखो अगले प्रश्न की ओर चलो। कोसेक, ये सेकेंट लिखा है, सेकेंट का मतलब समझते हो? सेक, है ना। सेक के लिए भी समझो, सेक के लिए भी समझते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, सेक के लिए समझो भाई। देखिए ये लिखा है सेक, इसको भी मान लेते हैं, ये तीसरा मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मान लें एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर क्या है? सेक एक्स। अब इसको कैसे करोगे बच्चों? इसको भी बिल्कुल एकदम सिमिलर 1/cos x लिख सकते हैं। और आपको अभी अभी बताया कि cos x तो भैया संतत फलन होता ही होता है, एक अचर फलन है, cos x संतत फलन है, तो कुल मिला के एक जो अचर फलन है वो भी संतत है, कोसेक x ये भी संतत है। संतत फलनों का भागफल है ये, है ना। दो संतत फलनों का भागफल सदैव संतत फलन होता है। तो आपको यही बात लिख देनी है। क्या लिखना है? चूंकि एक संतत फलन है, एक अचर फलन है वैसे तो, है ना, एक अचर फलन है, एक अचर फलन है जो संतत फलन होता है, तथा cos x भी संतत फलन है, तथा cos x भी संतत फलन है। cos x भी क्या है? संतत फलन है। अतः 1/cos x बराबर कितना? sec x भी संतत फलन होगा, भी संतत फलन होगा। ये बात कंफर्म हो गई। लेकिन इतनी भी बात याद रखनी है कि भाई ये cos x जो है ना, इसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको 0 नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये 0 कहां कहां पर होता है? x बराबर 2n प्लस 1, 2n पाई प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पर ये 0 होता है। x का मान 2n प्लस 1 पाई बाई 2 अगर रख दिया जाए तो cos x का मान कितना हो जाता है? 0। तो इसका मतलब कि x का मान ये नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। अगर इतना x का मान यहां हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो 1/0 का मतलब क्या है? अपरिभाषित राशि हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? यहां पर ये कहेंगे कि भाई ये फलन हमारा कोसेक सेक एक्स है, वो क्या है? संतत फलन है। केवल कहां संतत नहीं है? x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर संतत नहीं है, बाकी सभी बिंदुओं पर संतत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। बच्चों बिल्कुल ठीक, ये आपका चौथा पार्ट हम कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। देखो कैसे, आपको अभी बताया भाई कि cos x तो संतत फलन है। देखो जैसा कि लिखा है इसमें कोटजेंट को शॉर्ट में कोट कहते हैं, है ना।
तो कॉट बराबर तो हमें पता है cos x बटे साइन होता है, और अभी हमने आपको बताया कि भाई cos x जो है वो संतत फलन है, अभी हमने sin x बराबर बताया संतत फलन है। तो दो संतत फलन का भागफल है और दो संतत फलनों का भागफल सदैव संतत होता है। तो आपको यहां पर लिखना है क्योंकि cos x व sin x दोनों संतत फलन हैं, दोनों संतत फलन हैं, अतः दोनों का भागफल cos x बटे sin x, दोनों का भागफल cos x बटे sin x बराबर क्या है, cot x भी संतत फलन होगा, भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। जबकि अभी अभी बताया कि भाई यहां पर इसको जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो हो जाता है, ये sin x जीरो हो जाता है तो अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। जबकि यहां पर ऐसा जरूर लिखना है, जबकि sin x डज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा sin x कहां पर जीरो, आप अभी अभी बताया कि sin x जीरो कहां पर होता है, x बराबर n पाई पर जीरो होता है, तो x बराबर n पाई नहीं होना चाहिए, x बराबर नहीं होना चाहिए n पाई के, तो निश्चित रूप से आपका cot x जो है वो कैसा फलन हो जाएगा, संतत फलन हो जाएगा। ठीक है, मतलब cot x संतत फलन होगा n पाई पर, x बराबर n पाई के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर, x बराबर n पाई पर संतत नहीं होगा, बाकी सभी बिंदुओं पर आपका ये फलन संतत होगा, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों 22वां प्रश्न। और आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। काफी हद तक आपने आज यहाँ पर अच्छे अच्छे सवाल पढ़े हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे प्रश्न बढ़िया से समझ में आए होंगे। बच्चों शेष बचे हुए क्वेश्चन जो है ना 23 से आगे, मतलब 22 तक यहाँ हो गए, 23 से आगे और ये शायद मेरे ख्याल से 33 तक आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। जो शेष अब 11 क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो और अगले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन है ना बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो लास्ट वाले वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, बाय बाय।